हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराग रगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भाषाई कौशलों के विकास के अंतर्गत पठन कौशल के बारे में भाग 3 में हमने विस्तारित रूप से अध्ययन किया था। आज हम पठन कौशल के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो भाग 3 का होगा। इसमें स्वर वाचन और मौन वाचन के बारे में बताया गया है। और जैसा कि ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पठन कौशल के प्रकार। वाचन के प्रकार अर्थात पठन के प्रकार, यानी वाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वाचन जैसा देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वाचन और मौन वाचन। स्वर वाचन को पठन वाचन भी कहते हैं और मौन वाचन को मौन पठन भी कहा जाता है। अब स्वर वाचन भी 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। जैसा कि आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है और छात्र के द्वारा भी किया जा सकता है। अब छात्र के द्वारा जब आदर्श वाचन किया जाता है तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक या समवेत वाचन। व्यक्तिगत वाचन का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा किया गया वाचन, और सामूहिक या समवेत वाचन होता है एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया वाचन। दूसरा वाचन है मौन वाचन, जिसे मौन पठन भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, द्रुत वाचन, गंभीर वाचन। गंभीर वाचन को सियांगावलोकन भी कहा जाता है और गहन वाचन भी कहा जाता है। और तीसरा है विहंगावलोकन। ये 3 प्रकार के मौन वाचन होते हैं। अब हम इसको विस्तारित रूप से आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वाचन के प्रकारों में से सर्वप्रथम हम स्वर वाचन का अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से ही विदित है कि स्वर यानी स्वर के साथ में वाचन यानी पढ़ना, यानी आवाज करते हुए पढ़ना, उसको स्वर वाचन कहा जाता है। अब नीचे देखेंगे, स्वर वाचन स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को स्वर वाचन कहा जाता है। यानी स्वर सहित यानी आवाज करते हुए अर्थ ग्रहण करने को स्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है, क्योंकि इसको बाल्यावस्था ही से सिखाया जाता है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान स्वर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है। यानी वर्णमाला के जो लिपिबद्ध वर्ण होते हैं उनकी पहचान स्वर वाचन के द्वारा ही की जाती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब पहली क्लास में भर्ती होते हैं तो उनको वर्णमाला के अक्षरों को सिखाया जाता है, तो उसी को स्वर वाचन कहा जाता है। नीचे स्वर वाचन का अर्थ, जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वह स्वर वाचन कहलाता है। इसे मौखिक पठन भी कहते हैं। अर्थात जब लिखित भाषा में व्यक्त यानी छपी हुई कोई भी विषय सामग्री को या विषय वस्तु को आवाज करते हुए जब पढ़ते हैं या ध्वनि के साथ पढ़ते हैं तो उसी को ही हम स्वर वाचन कहते हैं। जब एक टीचर क्लास में जब किताब लेके पढ़ाता है तो उस किताब को देखते हुए बच्चों के सामने आवाज करते हुए वो पढ़ाता है, तो उसी को स्वर वाचन कहा जाता है। इसे मौखिक पठन भी कहते हैं। अब है स्वर वाचन के उद्देश्य कि स्वर वाचन के पीछे क्या उद्देश्य है। वाचन पर बाल्यावस्था में ही माता पिता व शिक्षकों द्वारा उचित ध्यान दिया जाए तो वह प्रभावी हो सकता है। यानी बचपन से ही अगर बच्चे की वाचन प्रक्रिया पर अगर हम ध्यान दें तो शायद वह अपनी वाचन सुधार कर सकता है, वाचन कौशल बढ़ा सकता है, वाचन कौशल में सुधार कर सकता है। हमें बचपन से ही बच्चों की वाचन प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें इस प्रकार है। बालक को शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाना। जब भी वो गलतियां करता है, जब भी वो गलत पढ़ता है तो उसको हमेशा शुद्ध उच्चारण करने को कहा जाए। बालकों को उचित स्वयं यति गति और लय से पठन की योग्यता प्रदान करना। जब भी हम उसको विषय वस्तु को पढ़ने के लिए कहा जाए, पठित सामग्री के लिए पढ़ने के लिए कहा जाए, तो वो यति गति लय से पढ़ सके। यानी कहाँ हमको विराम देना है, कहाँ हमको शब्दों पे बल देना है, उसको ध्यान में देते हुए बच्चों को पढ़ाया जाए।
बालकों को ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह तथा विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन में निपुण बनाना, यानी उतार चढ़ाव करते हुए पठित सामग्री को पढ़ाया जाए, जिससे बालक उसमें एक रसात्मक विषय वस्तु बना सकता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ एवं भाव करने की योग्यता प्रदान करना है। जब भी बालक किसी विषय वस्तु को पढ़ता है तो उसी को ही पूछा जाए कि इसके अंदर क्या अर्थ छिपा हुआ है, क्या भाव छिपा हुआ है, जिससे वो वाचन कौशल विकसित कर सकते हैं। बालक में मौखिक पठन द्वारा आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता विकसित करना। कई बार क्या होता है कि बालक को पढ़ने के लिए खड़ा किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं झिझकता है, उसमें कहीं ना कहीं भय होता है, तो हमें उसका भय दूर करते हुए आत्मविश्वास जागृत करना होगा। अब है सस्वर वाचन का महत्व। पहले हमने उद्देश्य पढ़े, अब महत्व देखेंगे। सबसे पहले सस्वर वाचन से बालक की झिझक, संकोच आदि का निराकरण होता है। जब बच्चों को हम पढ़ने का मौका देते हैं तो उसको ऑटोमेटिक आत्मविश्वास जागृत होता है, तो उसके झिझक और संकोच दूर हो जाते हैं। दूसरा है बालकों को शब्द उच्चारण शुद्ध होता है। जितनी बार हम उससे वाचन करवाएंगे तो उसके अंदर शुद्धता बढ़ती है। बालकों का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है। नेक्स्ट है बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालक को जितनी बार हम पढ़ाया जाए तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि होती है। पांचवा है बालकों की दृश्येंद्रिय, ध्वनि यंत्र, मस्तिष्क तीनों प्रशिक्षित होते हैं। दृश्येंद्रिय यानी आँख, ध्वनि यंत्र यानी आवाज़, मस्तिष्क यानी साइकोलॉजी। जब कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं तो ये तीनों चीज़ क्रियाशील होती है, और जितना ये क्रियाशील होता है उतनी ही प्रशिक्षित भी होती है। नेक्स्ट है सस्वर वाचन के अभ्यास से बालक वाद विवाद एवं वाचन कला में निपुण होते हैं। जितना वो वाचन करेगा बालक, तो उसके अंदर वो वाचन के अंदर सुधारात्मक होता है, वो वाचन कौशल में एक निपुण हो जाता है। तो वो कहीं भी वाद विवाद में, प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसके एक कौशल प्राप्त कर लेता है, वो एक दक्षता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है बालकों के प्रारंभिक स्तर पर सस्वर वाचन का विशेष महत्व होता है। मैंने स्टार्ट में बताया कि प्रारंभिक स्कूल यानी प्राथमिक स्कूलों में सस्वर वाचन का ही महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर शिक्षक ही बोलकर बताता है। 90% शिक्षक का ही रोल होता है। नेक्स्ट है इससे बालक नवीन शब्दों, सुक्तियों, लोकोक्तियों व मुहावरों से परिचय प्राप्त करते हैं। बालक जितना ही अपने पढ़ेगा, वाचन करेगा, वाचन में दक्षता प्राप्त करेगा, तो उसके सामने नए नए शब्द आएंगे। जैसे शब्द आएंगे, सुक्ति आएगी, लोकोक्ति आएगी, मुहावरे आएंगे, दक्षिणा शक्ति आएगी, ऐसे कई शब्दों को सीखेगा। इससे बालकों को स्वराघात, बलाघात का भी समुचित ज्ञान हो जाता है। जब बालक दक्षता प्राप्त कर लेता है, वाचन कौशल में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो उसको इतनी योग्यता वो प्राप्त कर लेता है कि कब हमको शब्दों को बोल देना है, कब शब्दों को कम बोल देना है, कहाँ हमें आरोह का प्रयोग करना है, कहाँ अवरोह का प्रयोग करना है। अब आगे है उत्तम सस्वर वाचन के गुण, यानी हम उत्तम सस्वर वाचन किसे कहेंगे, क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले है ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, यानी किस अक्षर को कैसी ध्वनि निकालनी है, किस तरह से बोलना है, वो अक्षर ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे स्वरों की ध्वनि अलग निकलती है, व्यंजनों की ध्वनि अलग निकलती है, तो हमें ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। जब भी हम पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, तो उसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, हम सब प्रत्येक शब्दों को शुद्ध उच्चारण कर सकें। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब है कि विराम चिन्हों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। विराम चिन्हों का मतलब होता है कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें खत्म करना है, कहाँ हमें शुरू करना है, किस बातों को हम इन्वर्टेड कॉमा में बोलना है, तो उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि उदाहरण है कि रोको मत जाने दो, तो अगर हम रोको मत के बाद में हम एक कॉमा लगाते हैं तो उसका भावार्थ अलग हो जाता है। अगर मैं रोको के बाद में अगर कॉमा लगाता हूँ तो उसका भावार्थ अलग हो जाता है, रोको मत जाने दो। तो इस तरह से कॉमा लगाने से वाक्य का अर्थ भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है वाचन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। स्पष्ट यानी जो भी हम पढ़ते हैं वो स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या पढ़ा जा रहा है और सामने वाले श्रोता को समझ में
होना चाहिए। नेक्स्ट है वाचन प्रवाह के साथ होना चाहिए। प्रवाह यानी हर चीज़ को एक ही तरफ से हम नहीं पढ़ सकते। कई बार क्या होता है कि हम पोएम पढ़ रहे हैं तो पोएम के अंदर हम उसके अंदर संगीत गीत की तरफ पढ़ना पड़ता है। तो ये प्रवाह के साथ पढ़ने से वाचन और पठन रुचिकर बन जाता है। स्वर में रसात्मकता होनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, जब हम वाचन करते हैं तो उसमें रसात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट आएगा तभी वो हमारे अंदर रुचि लेगा। उसके बाद में वाचन की मुद्रा झलकनी चाहिए। जब भी आप पढ़ाते हो तो आपके शरीर को मूवमेंट करना होना चाहिए, शरीर के संकेत दिखने चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हो तो महाराणा प्रताप के जिससे आपको वो संकेत देने होंगे। तो इस तरह से शरीर के अंदर वो संकेत मतलब मुद्रा झलकनी चाहिए। इसके बाद में वाचन रुचिकर होना चाहिए। जो भी आप पढ़ते हो तो वह रुचिकर होना चाहिए, अन्यथा वो आप बच्चों को टेप रिकॉर्डर की तरह लगेगा, क्योंकि बच्चों को कहीं भी इंटरेस्ट आना चाहिए तभी वो किसी चीज़ में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है वाचन प्रभावी होना चाहिए। वाचन प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभावी नहीं होगा तो वो हो सकता है कि आपके सामने थोड़ी देर के लिए बच्चे चुप हो, लेकिन वो क्लास के बाद आने के बाद उन चीज़ों को भूल जाएंगे जो आपने पढ़ा है। तो वाचन ऐसा हो जो प्रभावी हो, जो चिरस्थायी हो। उसके बाद है वाचन में उचित लय, गति, बल विराम, हाव भाव होना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हो तो एक ही लय में नहीं पढ़ना है, कहीं कहीं उतार चढ़ाव भी करना पड़ता है, कहीं कहीं रुकना भी पड़ता है। इन सब कुछ सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक वाचन करना चाहिए, तभी आपका वाचन प्रभावी होगा, रुचिकर होगा। अब आगे है, अब है सस्वर वाचन के भेद। यानी सस्वर वाचन कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन एवं अनुक्रम वाचन। तो आदर्श वाचन किसे कहेंगे? जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अर्थात जब कक्षा में शिक्षक के द्वारा पठित सामग्री को पढ़ता है या वाचन करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अध्यापक अपने वाचन को यति, गति, आरोह, अवरोह, स्वराघात व बलाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। यानी वह पठित सामग्री को या विषय वस्तु को इस तरह से बच्चों के सामने पेश करता है जिससे बच्चों को समझ में आ जाए, उसके भावार्थ समझ जाए। इसलिए वह अपने विषय वस्तुओं को यति, गति, आरोह, अवरोह, स्वराघात, बलाघात को ध्यान में रखकर वाचन करता है। आदर्श वाचन शिक्षक व छात्र दोनों के द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब है कि आदर्श वाचन अगर शिक्षक भी कर सकता है और एक बालक भी कर सकता है, छात्र भी कर सकता है। अब है आदर्श वाचन भी 2 प्रकार से होता है। पहला है व्यक्तिगत वाचन, दूसरा है सामूहिक या समवेत वाचन। व्यक्तिगत वाचन एक व्यक्ति द्वारा आवाज किए जाने सस्वर वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। यानी एक व्यक्ति के द्वारा जब पठित सामग्री पढ़ी जाती है या वाचन की जाती है तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। यदि शिक्षक द्वारा किया जाए तो उसे आदर्श वाचन कहेंगे, और यदि छात्र द्वारा किया जाए तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाएगा। यानी इसमें एक व्यक्ति ही पठित सामग्री को पढ़ता है। इस विधि में वाचन दोषों का निदान सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर करता है तो उसकी हम गलतियों को, उसकी त्रुटियों को हम पहचान सकते हैं और उसका त्रुटियों को हम निराकरण कर सकते हैं। अब दूसरा है सामूहिक या समवेत वाचन। सामूहिक यानी समूह में वाचन करना या समूह में पठित सामग्री को पढ़ना। 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। यानी 2 से अधिक छात्रों के समूह में जो पठित सामग्री पढ़ी जाती है उसे ही सामूहिक वाचन कहा जाता है। इस वाचन से छात्रों की झिझक दूर होती है, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। कई बार क्या होता है कि बालक अकेला पढ़ते हुए उसको डर होता है, उसको भय लगता है, तो उसको उसके साथी यानी उसके दोस्त के साथ में उसको पढ़ने के लिए खड़ा किया जाता है, तो उस बच्चे में झिझक दूर होती है, संकोच दूर होता है और आत्मविश्वास जागृत होता है। अब आगे है सस्वर वाचन के भेदों में दूसरा वाचन है अनुकरण वाचन, यानी पीछे पीछे वाचन करना। अनुकरण वाचन आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा कक्षा में अनुकरण वाचन किया जाता है। यानी
आदर्श वाचन टीचर के द्वारा किया जाता है, तो टीचर के द्वारा पढ़ने के बाद में जब बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। मतलब है कि टीचर के पीछे पीछे पढ़ना, उसको ही अनुकरण वाचन कहते हैं। अब अनुकरण वाचन के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करना। जब शिक्षक आदर्श वाचन करता है तो उसके पीछे पीछे छात्रों के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसको अनुकरण वाचन करना यानी अनुकरण करना है। उच्चारण को शुद्ध बनाना, यानी जब टीचर बोलता है तो उसके साथ में बोलते बोलते वह वाचन करते करते शुद्ध अपने वाचन को शुद्ध बनाना। तीसरा है वाचन में गति एवं प्रभाव का ध्यान रखना। जिस तरह से टीचर क्लास में पढ़ता है, अपने पठित सामग्री को पढ़ रहा है, उसी तरह से बालक भी उसको पढ़ने की कोशिश करता है और अपनी गति प्रभाव का ध्यान रखता है। नेक्स्ट है वाचन करते समय अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना, यानी पढ़ते पढ़ते वाचन करते करते अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना है। उसके बाद है पाठ के अनुसार वाचन पैदा करने की क्षमता विकसित करना है, यानी पाठ के अनुसार जिस तरह का पाठ है, जिस तरह का लेसन है, उसी के अनुसार हमको पढ़ना है, उसके वाचन करना है। अब है वाचन के प्रकारों में से दूसरा वाचन है मौन वाचन। मौन वाचन यानी मौन होकर पढ़ना या मौन होकर पठन करना। मौन वाचन का मतलब क्या है? मौन वाचन अर्थात मन ही मन का वाचन। इस प्रकार के वाचन में जब लिखित सामग्री को बिना होठ हिलाए, बिना आवाज किए हुए चुपचाप पढ़ते हैं तो उसे मौन वाचन कहा जाता है। अर्थात कोई भी पठित सामग्री या लिखित सामग्री को हम बिना होठ हिलाए या बिना आवाज किए हुए हम उस सामग्री को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उससे हम मौन वाचन कहते हैं, यानी मन ही मन पढ़ना। शिक्षा शब्द कोश में लिखा है मौन वाचन श्रवणीय शब्दोच्चारण के बिना किया गया पठन है। इसी तरह से जड़ महोदय का कथन है कि अध्यापकों को यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि मौन वाचन ही है। यानी उनका कहना है कि उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मौन वाचन। क्योंकि वहाँ पर जब बालक शिक्षित हो जाता है और अपने ज्ञान में वृद्धि कर देता है तो वो इस योग्यताधारी हो जाता है कि वो मन ही मन में पढ़ सकता है। जब कोई बालक चलना सीखता है तो खिसकना छोड़ देता है। इस प्रकार वह मौन वाचन में निपुणता प्राप्त कर लेता है तो स्वर वाचन की आदत छोड़ देता है। यहाँ पर जड़ महोदय बताना चाहते हैं कि जब कोई चीज़ स्टार्ट में कोई चीज़ सीखते हैं और उसके बाद में दूसरी कोई नई चीज़ सीखी जाती है उससे संबंधित, तो पुरानी चीज़ को छोड़ दिया जाता है। यानी जब बालक स्वर वाचन करता है, सीखता है, उसको वाचन करना सीखता है, जब उसमें निपुणता प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में उसकी मौन वाचन में कुशलता प्राप्त कर लेता है, मौन वाचन करने लग जाता है। और मौन वाचन जब करता है तो स्वर वाचन को छोड़ देता है। अब है मौन वाचन के समय ध्यान रखे जाने वाली बातें। जब भी हम मौन वाचन करते हैं तो हमें कौन सी बातों को ध्यान रखना है? तो सबसे पहले है मौन वाचन एकाग्रचित होकर किया जाए। हम जब भी मौन वाचन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और हमारा दिमाग एक ही तरफ होना चाहिए, तभी हम पठित सामग्री को याद कर सकते हैं। दूसरा है नियमित अभ्यास होना चाहिए। मौन वाचन के लिए ये दूसरा नियम जो है महत्वपूर्ण है। मौन वाचन हमेशा नियमित अभ्यास होगा तभी हमको वो चीज़ याद रहेगी। तीसरा है प्रगति पत्र की अनिवार्यता होनी चाहिए। यानी जब भी मौन वाचन करते हैं तो टीचर के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि जब भी वो किसी विषय वस्तु को याद करता है तो उसने कितना याद किया उसकी परीक्षा, उसकी परख लेकर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। चौथा है मौन वाचन से पूर्व बालकों को उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। जब भी मौन वाचन किया जाए तो बालकों को उनके उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु से पूर्व में परिचित करा दिया जाए। जब भी मौन वाचन कराया जाए बच्चों को तो जो हम सामग्री उनको पढ़ने के लिए दी जा रही है तो हम उसके बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए, इसलिए बच्चों को पहले से ही बता देना चाहिए। नेक्स्ट है मौन वाचन करने की उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए। अब कोई भी कार्य करने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो कार्य क्यों किया जा रहा है, तो बच्चों को भी इसकी उपयोगिता का ज्ञान करा देना चाहिए।
एक रह गया था कि विषय वस्तु से पूर्व में परिचित करा दिया जाए। जो भी विषय वस्तु होती है, जो भी वहाँ पठित सामग्री हम एक शिक्षक के द्वारा कराई जा रही है, तो उससे पूर्व बच्चों को उसका ज्ञान करा देना चाहिए। अब है मौन वाचन के तत्व। सबसे पहला है उचित आसन या मुद्रा, यानी हमारे बैठने की कंडीशन, हम किस तरह से बैठते हैं, हम किस तरह से बैठकर वाचन करते हैं। मौन वाचन करते समय पाठक को सीधा बैठना चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे तथा पैर 90 डिग्री कोण बनाकर लटके रहे। पाठ्यपुस्तक सामने 1 फुट की दूरी बनी रहे। मौन पाठन करते समय मुंह बंद करके वाचन करना चाहिए और होठ भी हिलने नहीं चाहिए। ऐसा करने से पाठक थकान कम अनुभव करेगा। दूसरा है प्रस्तुति शब्दावली। मौन वाचन में प्रस्तुति शब्दावली का होना आवश्यक है। इससे बालकों में मौन पठन में सरलता रहती है और विषय वस्तु को जल्दी याद कर लेते हैं। अब तीसरा एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क एक ही और कार्य करे, जिससे क्या है कि उस कार्य को हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। अगर हमारा दिमाग इधर उधर भटकेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यही बातें मौन वाचन पर भी लागू होती है। अगर हमें मौन वाचन करना है तो हमारा मस्तिष्क है वो एक ही और कार्य करना चाहिए। चौथा है धैर्य। किसी कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, तो धैर्य रखते हुए हमें वाचन भी करना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में दुर्बोध या कुछ अनाप शनाप अगर दिमाग में बातें हैं तो हम किसी भी तरह से वाचन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अर्थबोध। बिना अर्थबोध के मौन पाठन निरर्थक होता है, अतः सामान्य गति से मौन पठन करते हुए अर्थबोध हेतु प्रयास करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हम मतलब है कि मौन वाचन करते समय हमारा चारों तरफ कैसा वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण, क्योंकि शांत वातावरण होगा तो ही मौन वाचन का जो सार्थक होगा। शांत वातावरण में बालकों का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित रहता है, उसके पठन में कोई बाधा नहीं रहती, जिससे अधिक समय तक वो मौन पठन कर सकता है। अब आगे है, अब है मौन वाचन के महत्व, यानी मौन वाचन से हमारे को क्या महत्व है। सबसे पहले मौन वाचन में थकान कम होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी कम खर्च होती है, तो थकान अपन को कम महसूस होती है। मौन वाचन दूसरों की व्यवधान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जब भी पाठक मौन वाचन करता है तो दूसरों को किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती, क्योंकि वो मन में पड़ता है। तीसरा है मौन वाचन में समय की बचत होती है, क्योंकि चिल्लाना नहीं पड़ता और मन ही मन पढ़ते हैं, तो उसमें कोई भी पठित सामग्री पूर्ण जल्दी होती है। मौन वाचन का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। अब जैसे मौन वाचन का किस तरह से अपने जीवन में उपयोगी है, जैसे अखबार पढ़ना हो, कोई मैगजीन पढ़नी हो, तो हमें मौन वाचन ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि भीड़ में अगर बैठे हो तो हमें मन ही मन पढ़कर उस उद्देश्य की पूर्ति करनी पड़ती है। मौन वाचन में बालक का ध्यान केंद्रित रहता है। मौन वाचन जब करता है बालक तो उसका ध्यान हमेशा उस पुस्तक में ही रहता है, उसका पठित सामग्री में ही रहता है। मौन वाचन के समय चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है। एक तो अपन चिल्ला के जब पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ पढ़ा जाता है, यानी वाचन किया जाता है, लेकिन मौन वाचन में क्या होता है कि पढ़ने के साथ साथ हमारी जो चिंतन प्रक्रिया वो भी साथ में चलती रहती है, यानी उस पठित सामग्री के बारे में हम चिंतन करते रहते हैं। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन जरूरी है। सामूहिक वाचन यानी मतलब 1 से 2 जने साथ में पढ़ने के लिए उससे पूर्व मौन वाचन सीखना जरूरी है, मौन वाचन करना जरूरी है, तभी हम सामूहिक वाचन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। जब भी हम घर रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो घर पे कोई भी किताब या पुस्तक लेकर हम उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम एक मौन वाचन का अवकाश में सदुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मौन वाचन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि मौन वाचन मन ही मन पढ़ा जाता है तो किसी दूसरे को डिस्टर्ब होता ही नहीं है। तो सभी बालक अगर मन में ही पढ़ेंगे तो कक्षा में एक अनुशासन बना रहता है। उसके बाद में मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है। मौन वाचन जब करते हैं तो एक स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं अध्ययन करने की एक आदत पड़ जाती है, खुद
विचारने की आदत पड़ जाती है, खुद चिंतन और तर्क करने की आदत पड़ जाती है। अब आगे है, अब है मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य है वाचन गति का विकास एवं पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, यानी जो भी वाचन गति का विकास करना और जो पढ़ी हुई है सामग्री का उसका अर्थ कैसे ग्रहण करना। मौन वाचन द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की योग्यता विकसित होनी चाहिए। सबसे पहले केंद्रीय भावों का अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन करना, यानी जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पठित सामग्री पढ़ रहे हैं तो उसका केंद्रीय भाव समझना। दूसरा है पठित सामग्री से तथ्यों, भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हुए सारांश बताने की क्षमता का विकास करना। जब भी हम पठित सामग्री पढ़ते हैं, विषय वस्तु पढ़ते हैं, तो उसमें से हम मेन तथ्यों और भावों और विचारों को ग्रहण करते हुए अपनी क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है पठित सामग्री से निष्कर्ष निकालना। जब भी हम कोई मौन वचन के द्वारा कोई विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उसका हम मौन वचन के द्वारा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगला है पठित सामग्री पर पूछे गए भाव एवं भाषा संबंधी कठिनाइयाँ सामने रख सकना। जब भी हम मौन वाचन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कठिनाई आती है, भाषा संबंधी कुछ न कुछ दिक्कतें आती है, तो हम उस दिक्कतों को सामने रखना। नेक्स्ट है उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ निकालना। जब भी हम मौन वाचन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि शब्द एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ होता है, तो हम उस शब्द को या उस शब्द का अर्थ जानने के लिए प्रत्यय, संधि विच्छेद, उपसर्ग इनका सहारा लेते हैं, तभी हम उसका अर्थ जान पाते हैं। शब्दों का लक्ष्यार्थ व व्याख्यार्थ जान लेना, यानी शब्द 3 तरह के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंग्यार्थ, तो उन तीनों शब्दों को अपन पहचानना। नेक्स्ट है बालकों के मनन और चिंतन तथा तार्किक शक्ति का विकसित करना। जब व्यक्ति मौन वाचन में निपुणता प्राप्त कर लेता है तो उसकी तर्क शक्ति, उसकी चिंतन शक्ति भी तेज हो जाती है, विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है छात्रों को मौन पाठ का अभ्यास कराना। जितना वो मौन पाठ करेगा, जितना मौन वाचन करेगा, उतना ही उसके मौन वाचन में निपुणता प्राप्त करेगा, कुशलता प्राप्त करेगा। अगला है बालकों की बोध शक्ति विकसित करना। स्वर वाचन से मौन वाचन में ज्ञान में वृद्धि अधिक होती है। ये आप भी जानते हैं कि जब मौन वाचन किया जाता है तो उसमें ज्ञान की वृद्धि ज़्यादा होती है, तो उसमें बोध शक्ति का भी विकास होता है। और लास्ट में है पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, कि जब हम मौन वाचन करते हैं तो कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उसमें प्रश्नों के उत्तर अपन जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि मौन वाचन से कोई भी चीज़ जल्दी याद होती है। अब आगे है, अब है मौन वाचन के प्रकार। मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं? मौन वाचन भी 3 प्रकार के होते हैं। द्रुत वाचन, गंभीर वाचन जिसको गहन पठन भी कहते हैं, स्वीयावलोकन भी कहा जाता है, और तीसरा है विहंगावलोकन। यानी 3 प्रकार के होते हैं, द्रुत वाचन, गंभीर वाचन और विहंगावलोकन, और गंभीर पठन को स्वीयावलोकन भी कहा जाता है। और द्रुत वाचन किसे कहते हैं? द्रुत वाचन में व्यक्ति या बालक अत्यंत तीव्र गति से वाचन करता है, यानी कभी पठित सामग्री को जल्दी जल्दी पढ़ता है, तीव्र गति से उसको पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसको द्रुत वाचन कहते हैं। द्रुत वाचन में सीखी हुई भाषा का अभ्यास करता है, अवकाश का सदुपयोग करता है, साहित्य का परिचय देता है और आनंद की प्राप्ति करता है। अब दूसरा है गंभीर पठन, यानी गंभीर वाचन, यानी कोई विषय वस्तु को गंभीर मुद्रा में पढ़ना, यानी उसको ऐसा लगता है कि वो विषय वस्तु उसके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उसके अंदर गहन अध्ययन करता है, उसके बारे में मतलब और नई खोज करने की कोशिश करता है, नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो पाठ्य सामग्री को गंभीर मुद्रा या गहन अध्ययन करना क्या कहलाता है? गंभीर वाचन। इसमें भाषा पर अधिकार हो जाता है, विषय पर अधिकार हो जाता है, केंद्रीय भाव की खोज होती है, नवीन सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है, क्योंकि वो गहन अध्ययन कर रहा है। तो गहन अध्ययन करने से उसको क्या क्या फायदे होंगे? भाषा पर वो अधिकार कर लेगा, विषय पर अधिकार कर लेगा, यानी कि कहते हैं ना कि जैसे अपन किसी विषय में एमए करते हैं, तो एमए का मतलब होता है कि मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ जो भी हो, तो उस विषय के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है, मतलब विषय पर अधिकार कर लेता है।
केंद्रीय भाव की खोज है। जैसे विषय पर अगर अधिकार कर लेता है तो उसको केंद्रीय भाव यानी उसके अंदर क्या भावार्थ है उसको जानने की वो एक निपुणता प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से तीसरा है विहंगावलोकन। विहंग का मतलब होता है रेखांकित करना, यानी अपन इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन करना। तो अंडरलाइन करते वो पढ़ता है। जब पाठ्य वस्तु में से मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करके वाचन करता है उसको क्या कहते हैं, विहंगावलोकन वाचन। तो इसमें मुख्य बिंदु को समझना, यानी जब वो अंडरलाइन करता है तो वो मुख्य बातों को समझ जाता है और अनावश्यक बातों को छोड़ देता है। तो ये है 3 प्रकार मौन वाचन के। अब आगे हैं, अब है स्वस्वर वाचन एवं मौन वाचन में अंतर। हमने स्वस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों को अध्ययन किया, तो अब दोनों में अंतर क्या है वो हम देखेंगे। एक तरफ स्वस्वर वाचन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मौन वाचन लिखा हुआ है। स्वस्वर वाचन यह बोलकर किया जाता है, मौन वाचन यह चुपचाप वाचन किया जाता है। स्वस्वर वाचन में कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, यानी जब चिल्ला के बोलते हैं, आवाज़ करके बोलते हैं तो स्वरमय हो जाता है। मौन वाचन इस कक्षा का वातावरण शांतिमय हो जाता है। स्वस्वर वाचन में उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है और मौन वाचन विषय वस्तु ग्रहण करने के लिए जाता है। यानी स्वस्वर वाचन जब अपन चिल्ला के बोलते हैं तो उसमें उच्चारण शुद्धिकरण के लिए बोला जाता है और मौन वाचन किसी अर्थ का भावार्थ समझने के लिए किया जाता है। स्वस्वर वाचन ये छोटी कक्षा यानी 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के लिए उपयोगी है और मौन वाचन उच्च कक्षाओं के लिए जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कॉलेज के लिए भी उपयोगी है। स्वस्वर वाचन इसमें ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है, क्योंकि जब चिल्ला के बोला जाता है तो श्रोताओं को सुनना जरूरी होता है। और मौन वाचन इसमें गहन विचारों को समझना आवश्यक है। स्वस्वर वाचन इसमें उच्चारण में अर्थ ग्रहण होता है और मौन वाचन में बिना उच्चारण किए अर्थ ग्रहण होता है। स्वस्वर वाचन में पढ़ने व समझने की गति न्यूनतम होती है और मौन वाचन में समझने की गति तीव्र होती है, क्योंकि स्वस्वर वाचन में हम अर्थ नहीं समझते बल्कि उसका सिर्फ वाचन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। और मौन वाचन में वाचन करते हुए हम उसको अर्थ भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्वस्वर वाचन, इसमें स्थूल व सूक्ष्म अध्ययन संभव है और मौन वाचन में सूक्ष्म व व्यापक अध्ययन संभव है। स्वस्वर वाचन में हम जब पठित सामग्री को पढ़ते हैं तो कुछ अंश से हमको समझ में आता है, लेकिन मौन वाचन में हम व्यापक रूप से अध्ययन कर सकते हैं, गंभीर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये है हमारे स्वस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर। इस तरह से वाचन के प्रकारों को हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लेखन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।